शराब घोटाले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जमकर हंगामा मचा हुआ है। सदन से लेकर सड़क तक लगातार कांग्रेस आक्रामक है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रमोद साहू, जो लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद, ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? शराब घोटाला की जांच 3 बिंदुओं पे चल रही है। पहला ये है कि नकली होलोग्राम से डायरेक्ट दुकानों पे शराब बेचा गया। दूसरा, अवैध शराब मतलब यानी जिसका सरकारी दस्तावेजों में ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन वो शराब बना शराब फैक्ट्रियों से और वह बिका। और तीसरा था कमीशन, जो शराब बिक रही थी उसकी दुकानों को से कमीशन गया। मतलब पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, ये 3 तरह के इसमें भ्रष्टाचार हुए हैं। और इसकी जांच पहले ईडी ने की, ईडी के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू कर रही है। और इसकी जांच का एक पार्ट अब सीबीआई को भी जांच के लिए अनुशंसा राज्य सरकार ने की गई है। इसी जांच के दौरान जांच एजेंसी ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। उस आधार पर उनकी शुक्रवार को दोपहर 12 बजे गिरफ्तारी हुई है। इसमें ईडी का दावा है कि जो सबूत चैतन्य के मिले हैं के खिलाफ मिले हैं, वह भूपेश बघेल के करीबियों से मिले हैं। जैसे उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, राजनीति से पहले के उनके मित्र हैं, वो हैं लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल। उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब घोटाले से उन्हें 3 माह के भीतर ही 136 करोड़ मिला था। इसके अलावा सिंडिकेट ने 1000 करोड़ रुपए चैतन्य को दिए थे, जिसको दोनों ने मिलके इधर उधर किया है। इसके अलावा कथित तांत्रिक के श्रीवास्तव, जिन्हें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीब माना जाता था, उन्होंने स्वीकार किया है कि चैतन्य बघेल ने अलग अलग प्रोजेक्ट में निवेश के लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए दिया है। इसके अलावा भिलाई के एक सराफा कारोबारी शैली ज्वेलर्स का नाम आया है। इन्होंने भी अपने बयान में कबूल किया है कि उन्हें व्यापार में कर्ज के तौर पर चैतन्य ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका उन्होंने आज तक 4 साल में न ब्याज लिया है न पैसा वापस मांगा है। इसमें चौंकाने वाली बात यह भी आई है, ईडी के ने राजस्व विभाग से जो दस्तावेज निकाले उसमें यह पता चला है कि चैतन्य ने इन्हें 5 करोड़ रुपए कर्ज दिया, लेकिन चैतन्य की कंपनी पे इन्होंने 6 सैलरी ज्वेलर्स ने 6 प्लाट खरीदे हैं 80 लाख रुपए। जो ऑलरेडी कर्ज में है वो अपने कर्मचारियों के लिए भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो भी कैश पे। दूसरे इसमें चौंकाने वाला एक बात और आया है कि चैतन्य बघेल की 2 कंपनियां हैं, बघेल एसोसिएट और बघेल बिल्डकॉम, जिसके ईडी का दावा है कि इन्हीं के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। शराब घोटाले का पैसा इन कंपनियों के माध्यम से इनके पास आता था, फिर ये अलग अलग प्रोजेक्ट में जाते थे। इसी जांच के दौरान मुंबई में छापेमारी ईडी ने की थी। वहां पता चला कि एक भिलाई के कारोबारी है त्रिलोक सिंह ढिल्लन, जिन्हें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का मित्र कहा जाता है, उनकी ये कंपनी है। और ये कंपनी मुंबई के अंधेरी पे चल रही है। इनका नाम है ढिल्लन सिटी मॉल प्रोजेक्ट। इस पे भी बताया जा रहा है चैतन्य ने निवेश किया है। और इसकी एक सह कंपनी है ढिल्लन ड्रिंक्स करके, इसके माध्यम से चैतन्य और उनके परिजनों को भुगतान किया जा रहा था। तो अब ईडी इसकी जांच कर रही है चैतन्य के लिए अलावा बघेल परिवार के किस सदस्य को भुगतान हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के पैसे को खपाने के लिए या उसका काली का अवैध कमाई को वैध करने के लिए इन्होंने सुनियोजित तरीके से अलग अलग कंपनियां बनाई हैं, जिसके माध्यम से पैसा पहले डाले जाते थे, वो दूसरे माध्यम से इनके पास एक नंबर पर आ रही थी। अब जांच ऐसे इसी बिंदुओं की जांच कर रही है कि ये चैतन्य के पास इतने पैसे कहां से आए, उन्होंने कहां कहां निवेश किया है, इसकी वो जांच करी। तो क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जो महादेव घोटाला हुआ या फिर कोल घोटाला हुआ, क्या उस मामले में भी चैतन्य से पूछताछ हो सकती है अलग अलग एजेंसियों के द्वारा? अभी तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि शराब घोटाले के अलावा जो आयकर विभाग ने 2020 में जो छापा मारा था, उसमें जो अधिकारियों के और ब्यूरोक्रेट्स के और नेताओं के जो मोबाइल से डाटा मिले थे, उसमें
चैतन्य का भी नाम था। इस आधार पे जांच एजेंसी ये जांच कर रही है शराब के अलावा कोल और महादेव सट्टा, इसके अलावा एक कुछ और मामले हैं जिसमें चैतन्य का नाम हो सकता है। और चर्चा ये भी है कि जांच एजेंसियों ने इस संबंध में उन्हें कई बार पूछताछ भी, हालांकि एजेंसी की तरफ से इसकी कोई अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है और चैतन्य के तरफ से भी अभी कभी कहा नहीं गया है कि उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी ने बुलाया था। इन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इनकी अगली गिरफ्तारी आबकारी के बाद अवैध कोल परिवहन में हो सकती है, उसके बाद महादेव सट्टा में भी इनका लिंक मिला है। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में चैतन्य के बाद भूपेश बघेल तक भी ये जांच का दायरा पहुंच सकता है? ईडी ने अपने चार्जशीट में जो आबकारी घोटाले का जो पड़ताल की है और जिसमें कवासी लखमा का के खिलाफ जो आरोप तय किया है, उसमें उन्होंने एक दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र किया है। और जब दिल्ली के शराब घोटाले का जिक्र होता है, वहां भी ऐसा ही हुआ कि वहां के तत्कालीन आबकारी मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, फिर उनके बाद जांच आगे बढ़ा और केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। तो उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी इसे देखा जा रहा है कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसमें गिरफ्तार हुए हैं और वो जेल में हैं और जांच एजेंसी अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर तक पहुंच गई है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया। तो चर्चा ये भी है कि आगे जांच ही आज भूपेश बघेल तक भी आ सकती है। इसमें एक अहम सवाल ये भी है कि लगातार ईडी अपने आरोप पत्र जो चार्जशीट है वो पेश कर रही है। जो सबूत की बात है, अभी तो आरोप पत्र पेश किए गए हैं, ईडी के पास क्या एविडेंस, डिजिटल एविडेंस या कागजी जो साक्ष्य हैं वो सब हैं ईडी के पास? जिस प्रकार से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं इस चीज को। ईडी के चार्जशीट को जब पढ़ा जाए तो उसमें बहुत से विवरण दिए हुए हैं और वो तथ्यपरक लगते हैं। इस सिलसिले में ईडी के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडे से शुक्रवार को कोर्ट में भी सवाल की गई थी कि ईडी पर एक आरोप लगता है कि वो पकड़े गए आरोपी या इससे जुड़े केस से जुड़े लोगों के बयानों के आधार पर सिर्फ कार्रवाई कर रही है और जब कोर्ट में केस स्टैंड होने की बारी आती है तो केस स्टैंड नहीं हो पाता है। तो इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडे ने कहा है कि ईडी जांच करती है तो वो दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई करती है, मौखिक बयान ईडी के लिए मायने नहीं रखते हैं। इसके अलावा इस संबंध में और भी अधिवक्ताओं से चर्चा हुई है, उनका भी यही कहना है जो सेंट्रल जांच एजेंसी है या जो इस तरह के जांच करती है वह एजेंसियां सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर जांच करती है। इसमें पकड़े गए आरोपियों के बयान या उस केस से जुड़े लोगों के बयान मायने नहीं रखता है, क्योंकि क्या होता है जब केस अंतिम दौर पे सुनवाई के आती है तो कभी कभी ऐसा होता है गवाह पलट जाते हैं या ऐसा होता है कुछ ऐसी चीज होती है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है या वो अधिकारी बदल जाते हैं या ऐसे कई बार होता है तो जिससे गवाह प्रभावित होके अंतिम फैसले के दौर पे वो बदल जाता है। इसीलिए जांच एजेंसियां जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उस आधार पर ही किसी को आरोपी बनाती है। तो आप देख रहे थे और आप सुन रहे थे प्रमोद साहू को, जो लगातार इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और आने वाले दिनों में भी मैं प्रमोद के साथ बैठूंगा और आपके लिए वो तमाम हम फैक्ट्स लेके आएंगे जो कि आपको इन चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। और कई चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो हम अखबारों में बहुत हद तक नहीं लिख पाते सीमित दायरे होने के कारण, लेकिन हम चर्चा के दौरान आपको वो सभी चीज़ें बताएंगे जो कि इस मामले से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बिल्कुल ये बात तय है कि इस मामले में राजनीति भी गरमाने वाली है और ईडी की कार्रवाई भी तेज होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।